नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप सुन रहे हैं रात की कहानी मेरे यानी रोहित के साथ। आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये उनकी ज़िंदगी की कहानी है, पर ये कितनी सच्ची है ये हमें सुनकर ही पता लगेगा। तो जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हर हर महादेव। मेरा नाम अभय शर्मा है। ये कहानी मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई है। मैं ये सब आज भी क्यों नहीं भूल पाया, शायद कभी भूल भी नहीं पाऊंगा, मैं खुद नहीं जानता। साल था 1997। मुझे मेरे माता पिता ने पढ़ाई के लिए एक पहाड़ी स्कूल में भेजा। वहाँ था एक बोर्डिंग स्कूल। कहा जाता था कि ये बहुत अच्छा स्कूल है जहाँ बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनते हैं। पर वहाँ जो मैंने देखा उसने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। स्कूल एक पहाड़ी के ऊपर था। रास्ता बहुत सुनसान और डरावना था। दोनों तरफ घने देवदार के पेड़ और हवा में अजीब सी ठंडक। जब मैं वहां जा रहा था तो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर बोला, बाबूजी, रात में इस रास्ते पे मत निकलना, यहाँ अजीब सी आवाजें आती हैं। मैंने हंसते हुए कहा, कौन सी आवाजें भैया? वो बोला, कभी बच्चे के हंसने की आवाज आती है, कभी नाम लेने की, पर कोई दिखाई नहीं देता बाबूजी। मैंने सोचा ये सारी फालतू की बातें हैं, हो सकता है ये मुझे डरा रहा हो। पर मैंने पहली बार जब स्कूल की इमारत देखी तो दिल सच में थोड़ा डर गया। ऊंचाई पर बनी पुरानी इमारत, दीवार पर काई लगी हुई, ऊपर से घूमते हुए काले बादल। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह बहुत पुरानी हो और उसमें कुछ छुपा हो। स्कूल के प्रिंसिपल थे डॉक्टर मैथ्यू, बहुत बूढ़े और गंभीर आदमी। उन्होंने कहा, अभय, तुम्हारा कमरा नंबर 27 है, वहाँ जाकर अपना सामान रख दो, वहीं तुम्हें आज से रहना है। मैं हॉस्टल पहुंचा। पुरानी लकड़ी की इमारत, हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था। दीवारों पर पुराने बच्चों की तस्वीरें लगी थी। कुछ चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अजीब सी उदासी। मैं अपने कमरे में पहुंचा। खिड़की के बाहर एक सूखा पेड़ था जिसकी डाल बार बार शीशे की खिड़की से टकरा रही थी, जिसकी आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। रात को हवा चली तो ऐसा लगा कोई दरवाजे पर खटखटा रहा हो। पहली ही रात जब मैं सोने गया तो लगा किसी ने धीरे से मेरा नाम कहा हो। अबे, ये कमरा पहले किसी और का था। मैंने झटके से उठकर चारों ओर देखा, पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, बस हवाओं की आवाज आ रही थी। अगले दिन क्लास में कुछ दोस्त बने, रवि, निखिल और अनुज। तीनों मुझसे बड़े थे। रवि ने पूछा, अरे तू किस कमरे में रहता है? मैंने कहा, कमरा नंबर 27। वो थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, रात को खिड़की बंद रखना मेरे भाई, क्योंकि जो लड़का वहां था उसने खिड़की खुली छोड़ दी थी। उसकी बात अधूरी रह गई। निखिल बोला, अरे छोड़ना, इसे मत डरा। मैं मुस्कुरा दिया, पर अंदर कहीं थोड़ा सा डर लग रहा था। कुछ दिन बाद मैं लाइब्रेरी गया। वहाँ एक अलमारी के नीचे एक पुस्तक दिखाई दी। उस पर लिखा था, राहुल अरोड़ा, कक्षा नंबर 10। मैंने पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में तो सामान्य बातें थी, पर फिर एक पत्र पर लिखा था, कमरा नंबर 27 में कोई है। रात को खिड़की के बाहर साया दिखाई देता है, चेहरा नहीं, बस धुंध। मैं अब डरने लगा हूँ। वो मेरा नाम जान गया है। मैं चौंक गया। राहुल अरोड़ा, यही नाम मैंने हॉस्टल के बोर्ड पर देखा था। उसने आगे लिखा, 1996 हादसा। फिर मेरे दिल में जिज्ञासा जागी। मैंने सारी बातें रवि से पूछी तो रवि ने बताया, वो गिरा नहीं था, कुछ और हुआ था, पर इसके बारे में कोई नहीं जानता। उस रात मैं बहुत देर तक जागता रहा। बाहर से पेड़ की डाली खिड़की से टकरा रही थी, जिसकी आवाज़ बहुत डरावनी लग रही थी। अचानक लगा कोई खिड़की के बाहर खड़ा है। मैंने शीशे से पर्दा हटाया। पेड़ की डाल पर कोई बैठा था। साया था शायद, इंसान जैसा, पर चेहरा नहीं।
वो धीरे धीरे खिड़की की तरफ आया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो खिड़की के पास आया और कुछ पल वहीं रुका। कांच के आर पार उसकी आंखें जैसे दो काली जगह दिखाई दे रही थी। फिर वो धीरे धीरे धुएं की तरह गायब हो गया। मैंने तुरंत खिड़की बंद की, पर अंदर देखा। कांच पर हाथ का निशान था और वो अंदर की तरफ था। सुबह सब मैंने रवि को बताया। वो बहुत गंभीर हो गया और कहने लगा, यहाँ जो साया दिखाई देता है ना मेरे भाई, वो किसी को चुन लेता है, और जब वो किसी का नाम लेता है तो उसे अपने साथ ले जाता है। राहुल भी यही कहता था। वो मेरा नाम जान गया है और अगले दिन वो मरा हुआ मिला। उस रात के बाद मैं ठीक से सो नहीं पा रहा था। कमरा नंबर 27 में कुछ तो गड़बड़ थी। रात में कभी खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी ऐसा लगता कोई बिस्तर के पास खड़ा है, और कभी कभी कमरे से अजीब आवाजें आती। एक दिन सुबह डरते हुए मैं प्रिंसिपल के दफ्तर गया। डॉक्टर मैथ्यू वहाँ बैठे थे, अखबार पढ़ रहे थे। मैंने कहा, सर, मेरे कमरे में कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है। रात में कोई आवाज़ देता है शायद। उन्होंने बिना मेरी ओर देखे कहा, वहाँ कोई नहीं आता। अबे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ये फालतू की बातों में ध्यान मत दो। उनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, पर एक डर जरूर था, जैसे वो कुछ जानते हों मगर बताना नहीं चाहते हों। उसी दिन दोपहर में मैं अपने दोस्त रवि, निखिल और अनुज के साथ बैठा था। मैंने फिर वही बात बताई। कल रात कोई मेरी खिड़की पर सच में था। निखिल बोला, तू ज़्यादा सोचता है यार, शायद पेड़ की आवाज़ होगी। लेकिन रवि चुप था। मैंने रवि से पूछा, रवि, तू क्यों नहीं बोल रहा भाई? वो बोला, मैं जानता हूँ तू झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं चौंक गया। तेरे साथ भी? वो बोला, हाँ, 2 साल पहले जब मैं नया नया इस स्कूल में आया था, और उस रात मुझे भी यही कमरा दिया गया था। मुझे भी कमरे में अजीब सी आवाज़ आई थी, पर मैंने कंप्लेंट कर कर वो कमरा चेंज करा लिया। फिर मैंने पूछा, तूने किसको बताया मेरे भाई? वो धीरे से बोला, बताया था, पर स्कूल वाले बोलने लगे कि ये सब मेरे दिमाग का वहम है। और कुछ दिनों बाद ही राहुल अरोड़ा आ गया। वो कमरा उसको दे दिया गया, लेकिन उसके बाद राहुल अरोड़ा मर गया। तब से वो कमरा खाली रहता है, और अब वो कमरा तुझे मिल गया है। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई हो। अगले हफ्ते स्कूल में सफाई चल रही थी। एक दिन मैं और रवि पीछे वाले हिस्से में घूम रहे थे। वहाँ पुराने कमरे थे जिसमें अब कोई नहीं रहता था। एक दीवार के पास टूटा हुआ दरवाज़ा था, आधा खुला हुआ आधा बंद। अंदर अंधेरा था। मैंने टॉर्च चलाई। नीचे सीढ़ियाँ जा रही थी, पत्थर की सीढ़ियाँ। रवि बोला, ये तहखाना है। सुना है पहले यहाँ पुराने सामान रखे जाते थे। अब कोई नहीं आता, ना ही कोई सामान रखा जाता है। हम नीचे गए। नीचे पहुँचते ही ठंडी हवा लगी। सामने दीवार पर कुछ लिखा था, नाम मत बताना। मैं डर गया। ये क्या है? पता नहीं यार, ये क्या चीज़ है। चल ऊपर चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। तभी पीछे से किसी के ठक ठक की आवाज़ आई, जैसे कोई लकड़ी पर ठोकर मार रहा हो। हमने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। हम जल्दी जल्दी ऊपर भागे। कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। रवि कांप रहा था। मैंने कहा, तूने सुना ना वो आवाज़? कोई था ना? रवि बोला, हाँ भाई, था तो। हाँ भाई, मुझे भी लग रहा है। और मैंने दीवार पर वो नाम भी देखा था, राहुल। अब मुझे साफ समझ आ गया, तहखाने का उस लड़के से कोई ना कोई रिश्ता था। वो शायद वहीं मरा था, या उसे वहीं मार दिया गया था। रात को मैं फिर से डायरी पढ़ने लगा। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अब मुझे सब सच पता लग गया। तहखाने में जो है वो चाहता है कि लोग उसका नाम लें, और जो उसका नाम लेता है
वो दोबारा वापस नहीं आता। मेरे हाथ कांपने लगे। नीचे एक लाइन और लिखी थी, अगर ये डायरी कोई पढ़े तो कृपया नाम मत लेना। और आखिरी शब्द था, राहुल। उस रात नींद नहीं आई। कमरे में बार बार वही आवाज, ठक ठक की। मैंने खिड़की बंद कर दी, पर आवाज दीवार के अंदर से आ रही थी। फिर किसी ने धीरे से कहा, अभे। मैं ठंडा पड़ चुका था। आवाज बहुत पास थी, जैसे किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया हो। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। दीवार पर नमी थी और एक हाथ का निशान था जो धीरे धीरे गायब हो रहा था। सुबह जब मैं उठा तो खिड़की पर कुछ लिखा था, नीचे आओ। मैंने डरते डरते बाहर देखा। सूखे पेड़ पर वही साया बैठा था। अब वो साफ दिखाई दे रहा था, काले कपड़े में लिपटा, बिना चेहरा, बस दो गहरे गड्ढे जैसे आंखें। वो धीरे धीरे बोला, मेरा नाम बोलो। मैं चिल्लाया और बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मैं अपने कमरे के बिस्तर पर था। सिर दर्द कर रहा था। रवि मेरे पास बैठा। तू ठीक तो है ना अभय? मैंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। पर वो साया, उसने मुझे नाम बोलने के लिए कहा था। रवि घबरा गया। नाम? तूने बोला तो नहीं? मैं बोला, नहीं। मैं बेहोश हो गया था। वो राहत की सांस लेने लगा। अच्छा हुआ तूने नाम नहीं लिया, वरना तू भी। वो बोलते बोलते चुप हो गया, पर मैं समझ गया वो ये बोलना चाहता था कि अगर मैं उसका नाम ले देता तो शायद मैं भी मर जाता। अगले दिन मैं स्कूल में एक पुराने चौकीदार से मिला। नाम था गुरदास। वो बहुत बूढ़ा था, झुकी हुई पीठ और कांपते हुए हाथ। वो मुझे देख रहा था जैसे मुझे पहचानता हो। मैंने पूछा, दादा, यहाँ पहले कोई राहुल अरोड़ा नाम का लड़का रहता था क्या? वो कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, हाँ, बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन एक रात तहखाने में चला गया, फिर कभी लौट कर नहीं आया। मैंने डरते हुए पूछा, क्या हुआ था उसे? गुरदास जी ने चारों ओर देखा और फिर फुसफुसाए, वो जगह अपवित्र है। अंग्रेजों के जमाने में वहां बच्चों पर जुल्म होते थे। एक बच्चा मर गया था, तब से वो तहखाना श्रापित हो गया। जो भी वहां जाता है वो वापस नहीं आता। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अब मुझे सब समझ आ गया था। राहुल को शायद वही आत्मा मिली थी और अब वो मुझे बुला रही है। मैं डरते डरते सोच रहा था, क्या मुझे सच में नीचे जाना चाहिए? पर अगर मैं नहीं गया तो ये सब कभी ख़त्म नहीं होगा। मैंने तय किया, आज रात में तहखाने में अकेला जाऊंगा। रवि ने मना किया, पागल मत बन, वहाँ से कोई नहीं लौटता। मैं बोला, शायद इस बार लौटेगा, अगर मैं उसका सच जान गया तो। रात होने का इंतज़ार करने लगा। घड़ी में 12 बजे। हॉस्टल में सब सो चुके थे। मैंने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे पीछे के हिस्से की ओर गया। दरवाज़ा पुराना और टूटा हुआ था। धीरे धक्का दिया और कड़क की आवाज़ से दरवाज़ा खुल गया। ठंडी हवा चल रही थी, जैसे किसी ने सांस छोड़ी हो। मैं नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ अंधेरा गहराता जा रहा था। नीचे पहुंचकर देखा, पुरानी दीवार, टूटी कुर्सियां, जंग लगे डिब्बे और दीवार पर वही लिखा था, नाम मत बोलना। मेरे हाथ कांपने लगे। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, अभय। मैं पलटा। वो साया वहाँ था। अब मैं उसे साफ देख सकता था। काले कपड़े में लिपटा हुआ, बिना चेहरा, पर उसकी आंखों की जगह 2 गड्ढे थे जिसमें धुंध निकल रही थी। वो धीरे से बोला, मेरा नाम बोलो। मैंने डरते हुए कहा, तू कौन है तू? वो बोला, मेरा नाम भूल गया है, बोलो ताकि मैं आज़ाद हो जाऊं। मैं कांप गया। क्या ये वही आत्मा थी जिसका जिक्र गुरदास जी ने किया था? वो बच्चा जिसे अंग्रेजों द्वारा मार दिया गया था। मैंने हिम्मत जुटाई।
मैं धीरे से बोला, तू राहुल नहीं है ना? राहुल नहीं, मैं वो हूँ जिसे उन्होंने दीवार में बंद कर दिया था। मैं डर के मारे पीछे हट गया। दीवार की दरारों में लाल रोशनी निकलने लगी। वो साया चिल्ला रहा था, उन्होंने मेरा नाम मिटा दिया। कोई तो बोलो मेरा नाम, मेरा नाम लो। अचानक मेरी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में बस उसकी आवाज़ गूंज रही थी, मेरा नाम लो, मेरा नाम लो। मुझे लगा जैसे दीवार हिल रही हो। मैंने जोर से कहा, मुझे तेरा नाम नहीं पता, लेकिन तेरी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। तभी वहाँ से तेज हवा चली और सब कुछ शांत हो गया। धीरे धीरे तहखाने की रोशनी बुझ गई। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आँख खुली तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर था। प्रिंसिपल रवि और निखिल वहाँ खड़े थे। डॉक्टर मैथ्यू बोले, तुम तहखाने में बेहोश मिले, शुक्र है जिंदा हो। मैंने पूछा, वो साया अब भी है ना? प्रिंसिपल चुप रहे, फिर बोले, हमने तहखाना हमेशा के लिए बंद करवा दिया था, फिर तुम वहाँ क्यों गए? मैं ठीक तो हो गया था, पर मेरे मन में जिज्ञासा लौट आई थी। मैं फिर भी वहाँ जाना चाहता था। ये सब होने के बाद भी मैंने एक दिन तय किया कि मैं सब सच जान के रहूँगा। मैं वहाँ पहुँचा। मैंने टॉर्च निकाली और उसी पुराने रास्ते की ओर चल पड़ा। तहखाने का दरवाज़ा था। दरवाजे पर ताला लगा था, लेकिन जंग खाया हुआ। मैंने थोड़ा जोर लगाया, ताला टूट गया, दरवाज़ा खुल गया और फिर वही ठंडी ठंडी हवा चलने लगी जैसे सालों पहले चल रही थी। नीचे उतरते हुए कदमों की आवाज़ पत्थर की दीवारों से टकरा रही थी। हर कदम पर अंधेरा गहराता जा रहा था। मैं नीचे पहुंचा, सब कुछ वैसा का वैसा था। पुरानी लकड़ी के बक्से, टूटी कुर्सियां और दीवार पर हल्की सी लाल रोशनी। मैंने टॉर्च घुमाई, वहीं जहां पहले नाम मत बोलना लिखा था, अब वहां लिखा था, तू लौट आया। मेरे हाथ कांपने लगे। पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। मैं पलटा, वो साया फिर वहीं खड़ा था, अब पहले से ज़्यादा साफ, काले कपड़े, बिना चेहरा और हवा में घूमती आवाज़। अभय, मैंने कहा था ना, मेरा नाम बोल। मैं डरते हुए बोला, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, तू कौन है? साया बोला, अब देर हो चुकी है, बहुत लोग मेरा नाम भूल चुके हैं, पर तुझे याद है, तू वापस आया। मैं धीरे से कहा, मैं तुझे मुक्त कराना चाहता हूँ, पर मुझे तेरी सच्चाई जाननी होगी। साया कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आवाज़ बदली। अब वो एक बच्चे जैसी थी। मेरा नाम आर्यन था। उन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया था। मैं बहुत रोया, पर किसी ने नहीं सुना। राहुल मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आया था, पर वो भी नहीं लौटा। मेरा दिल कांप गया। तो ये आत्मा आर्यन नाम के बच्चे की है, वो बच्चा जो अंग्रेज़ों के ज़माने में तहखाने में बंद होकर मर गया था। मैंने दीवार की ओर देखा, वही दरार थी जहाँ से लाल रोशनी निकल रही थी। मैंने धीरे से कहा, आर्यन, अब कोई तेरा नाम नहीं भूलेगा, जा, अब चैन से सो जा। साया धीरे धीरे चमकने लगा और फिर धुएं की तरह ऊपर उड़ गया। सारी ठंडी हवा थम गई। तहखाने की दीवारों पर जो नमी थी वो सूख गई और वहाँ लिखा था, धन्यवाद अभय। जब मैं ऊपर आया तो आसमान में सूरज की पहली किरण थी। सालों बाद यह जगह शांत लग रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। खिड़कियों में अब कोई साया नहीं था, बस हवा थी और पहाड़ों की ठंडी खुशबू। मैं मुस्कुराया और धीरे धीरे गेट की ओर बढ़ गया, पर जाते जाते हवा में एक हल्की सी आवाज़ आई, अब मैं आज़ाद हूँ। मैंने सिर झुकाया और चल पड़ा। मेरे पीछे वो स्कूल हमेशा के लिए शांत हो गया और अब उस आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। मैंने उस स्कूल की आत्मा को मुक्ति दे दी थी। कई सालों बाद मैं स्कूल में लौटा। अब वो स्कूल बिल्कुल शांत और अच्छा था।
लोग वहाँ पढ़ने के लिए आते थे। बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छे होनहार बच्चे बनते थे। ये था मेरे स्कूल की कहानी जो मेरे साथ हुई थी। ये कहानी नहीं, ये मेरी ज़िंदगी की सच्चाई थी। कोई मरा नहीं, पर राहुल जो कभी बस पन्नों में ही रह गया। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किए बिना ना जाएं। मिलते हैं किसी और कहानी में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुनते रहें रात की कहानी, मेरे यानी रोहित के साथ।